स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के रण में दिग्गज महारथी अपना अपना मोर्चा संभाल रहे हैं। बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवाड़ी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 2 सेट में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बड़े बड़े कद्दावर चेहरे घनश्याम तिवाड़ी के प्रस्तावक बने। भाजपा की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं, यह कहा घनश्याम तिवाड़ी ने। देखिए, वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ इस दौरान मौजूद रहे। तो एकता का भी, एकजुटता का भी प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। संख्या का एक छोटा मोटा शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं, एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन इसे आप कह सकते हैं। तो यह बड़ी खबर है। और नामांकन दाखिल करने के बाद जब घनश्याम तिवाड़ी बाहर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स थी। जब नंबर्स होते हैं और आप फर्स्ट चॉइस होते हैं तो उस कंडीशन में आप काफी रिलैक्स रहते हैं। आपको अपनी जीत पक्की नजर आ ही रही होती है। और संख्या के लिहाज से देखा जाए तो कम से कम घनश्याम तिवाड़ी की जीत एक सीट पर बीजेपी के लिए तो पक्की है। नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मेरे नामांकन पत्र पर दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार आप शांत हो जाओ। मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। मेरे नामांकन पत्र पर श्रीमती वसुंधरा राजे, गुलाबचंद जी कटारिया, राजेंद्र जी राठौड़, सतीश जी पूनिया, मदन दिलावर जी आदि सभी प्रमुख 10 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। तो घनश्याम तिवाड़ी ने नामांकन कर दिया है। देखिए, कांग्रेस के 3 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब संख्या के लिहाज से देखें तो 2 कंफर्टेबली कांग्रेस के खाते में जा रही है और एक बीजेपी के बचती है जो चौथी सीट। सारा पेच उसी पर आकर फंसा हुआ है। घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी के नॉमिनेटेड ऑफिशियल उम्मीदवार हैं और संख्या के लिहाज से उनकी जीत तय है। मुकाबले को रोचक बना दिया है। क्या रहने वाला है? नहीं, मुकाबला रोचक भी होगा और उसका अंजाम भी अच्छा होगा। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस ने हॉस्टिलिटी के आरोप लगाए हैं, कहे कि जोड़-तोड़ करेगी, खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेगी। बीजेपी जो ऐब करती है वो आरोप लगाती है, इसमें कोई प्रमाणित नहीं है। निश्चित तौर पर जीतेंगे आप? निश्चित तौर पर दोनों सीटें जीतेंगे। तो बीजेपी जो है वो लाइव है। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया, संख्या के लिहाज से वो जो चौथी सीट है कांग्रेस चाहती है उसके खाते में जाए और राज्यसभा का रण 3-1 से उनके पाले में नजर आए। और बीजेपी चाहती है कि वो दूसरी सीट अपने खाते में दर्ज कर मुकाबला 2-2 से ड्रॉ कर दे। लेकिन अगर ये 2-2 से ड्रॉ की स्थिति बनती है तो ये कांग्रेस के लिए करारी हार की तरह होगा। उनकी जीत भी बेमजा हो जाएगी, क्योंकि सत्ता में वो हैं और नंबर्स उनके पास होने चाहिए। इस लिहाज से बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। एक तरफ उन्हें नंबर्स भी जुटाने, हालांकि उन्हें सिर्फ 11 एक्स्ट्रा मतों का बंदोबस्त करना है। ऐसे में वो आरएलपी में अपने प्रत्याशी के लिए वोट ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कह ही रही है कि हमें कुछ लोग जो अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे उनके वोट भी मिलेंगे। आरएलपी ने दरअसल कहा कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अगर कोई निर्दलीय होता है तो उस पर वो विचार करेंगे। ऐसे में दूसरा प्रत्याशी इनडायरेक्ट वे में निर्दलीय तरीके से बीजेपी ने उतारा है और उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आरएलपी का क्या रुख रहता है। इधर माकपा पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो राज्यसभा के रण में मतदान नहीं करने वाली है। बात करें बीटीपी की तो बीटीपी नाराज है, खासकर कांग्रेस में उम्मीदवार के चयन को लेकर। बीटीपी का यह कहना था कि अगर कोई कद्दावर बड़ा आदिवासी चेहरा कांग्रेस उतारती है तो वो समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने तीनों ही जो उम्मीदवार बनाए वो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, वो बाहरी हैं। और ऐसे में बीटीपी अब क्या फैसला लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। और देखिए,
सतीश पूनिया से हमारे सहयोगी ने बातचीत की और उन्होंने यह दावा किया है कि दोनों सीट, एक तो उनके डायरेक्ट प्रत्याशी हैं ही और दूसरा जो निर्दलीय के रूप में उतारा है, दोनों सीट बीजेपी जीतेगी, मुकाबला रोचक होगा, यह भी उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि जो चौथी सीट पर नंबर्स को लेकर पेच फंसा है, जिस पर सारी सियासत होनी है, जिस पर सियासी दाव पेच चले जाएंगे, कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पाले में लाने की। साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से ये एक्स्ट्रा सीट दोनों ही दल चाहते हैं उनके खाते में जाए और बीजेपी दावा कर रही है कि दूसरी सीट उनके खाते में आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। कांग्रेस जो कि कंफर्टेबली 2 सीट जीत रही है, वो तीसरी सीट जीतना चाहती है और अगर उसे तीसरी सीट नहीं मिलती और मुकाबला 2-2 पर बराबरी पर छूटता है तो यह कांग्रेस की जीत को बेमजा कर देगा, क्योंकि प्रदेश में सरकार उनकी है और नंबर गेम उनके साइड होने चाहिए, ऐसा भरोसा कांग्रेस को है। लेकिन जिस तरह से अंदरूनी नाराजगी के स्वर हाल के दिनों में उठे, जिस तरह से बीटीपी का कंफ्यूजन है, जिस तरह से कुछ चेहरों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और दूसरा क्रॉस वोटिंग की जो तलवार है वो तो दोनों ही दलों पर वैसे भी लटकी रहती है, ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोचक रहेगा। सतीश पूनिया जब ये कह रहे हैं मुकाबला रोचक रहने वाला है तो वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि मुकाबला चाहे जितना रोचक हो, लेकिन जिन 2 सीटों के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशी एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली उतारे हैं, वो दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। उन्हें भरोसा है कि उस एक एक्स्ट्रा सीट के लिए नंबर गेम उनके पक्ष में आ जाएंगे। अब देखिए, उनको आरएलपी पे भरोसा है और इसीलिए दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय उतारा गया है, क्योंकि आरएलपी ने कहा कि अगर निर्दलीय को उतारते हैं तो हम समर्थन पर विचार करेंगे। ऐसे में हो सकता है आरएलपी उनके पक्ष में मतदान करे, तो वहां से वो वोट्स को लेकर आश्वस्त थोड़ा नजर आते हैं, यानी बीजेपी। इसके अलावा बीजेपी कह ही रही है कि हो सकता है दूसरे धड़े से क्रॉस वोटिंग हो जाए और अगर वैसे 1-2 भी स्थिति बनती है तो बीजेपी ज्यादा दूर नहीं है, उन्हें सिर्फ 11 के लिए मशक्कत करनी है, एक्स्ट्रा 11 के लिए। बाकी नंबर्स उनके पास हैं, लेकिन सियासत है, नंबर्स कभी भी किसी तरह से भी बदल सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सहयोगी बाबूलाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, देखिए, जब आप पार्टी की फर्स्ट चॉइस होते हैं और नंबर्स आपके पास होते हैं, आपको पता है कि कंफर्टेबली, मतलब अगर कहीं से कोई बिजली भी गिर जाए तो कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है, पड़ेगा भी तो वो दूसरे पर पड़ेगा, तो उसमें बहुत एक रिलैक्स्ड पोस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, और वही घनश्याम तिवाड़ी की रही। जी बिल्कुल, उनके लिए तो मुकाबला आसान है। नामांकन दाखिल करते ही वो राज्यसभा के सदस्य बन गए एक तरह से। औपचारिकता रहेगी, जब वोट पड़ेंगे तो वोट तो सब डाल ही देंगे, लेकिन इसके अलावा जो है दूसरी सीट पर मुकाबला बहुत रोचक होने वाला। कुछ उम्मीदें लेकर के ही आए होंगे मीडिया समूह के मालिक, और उनको लग रहा होगा कि राजस्थान से उन्हें राज्यसभा जाने का मौका मिल सकता है, तो तभी वो यहाँ पर आए होंगे। नामांकन दाखिल कर दिया उन्होंने, उनका पर्चा दाखिल हो गया है और अब जो है जोड़ तोड़ की कोशिशें होंगी। सरकार की ओर से मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और वो जोड़ तोड़ की कोशिश करेगी, विधायकों को खरीदेगी और किसी भी तरह से वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। हम अपने विधायकों को अपने कब्जे में रखेंगे, यहाँ तक कहा गया प्रताप सिंह खचरियावास की ओर से। तो अब जो है निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि कौन सा खेमा कमजोर होगा। सरकार की ओर से भी जो है कोशिश होगी कि वो कहीं बीजेपी के खेमे में सेंध ना मार दे, क्योंकि ऐसा पिछली बार हो चुका है। अगर ट्रस्ट वोट का टाइम था, उस वक्त बीजेपी के जो विधायक थे एब्सेंट हो गए थे हाउस से तमाम कोशिशों के बावजूद, तो कहीं वो जो पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है वो अब सामने ना आ जाए। हालांकि तस्वीर एकजुटता की दिखाई गई है बीजेपी की ओर से। सारे बड़े नेता आज एक साथ मौजूद थे। घनश्याम तिवाड़ी कल वसुंधरा राजे से मिले थे, गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की थी और अब वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में है। उन्हें लग रहा है कि उनकी जीत तो तय है, क्योंकि उनकी सीट पक्की है। लेकिन दूसरी सीट जो है उसने धड़कनें बढ़ा रखी हैं कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस के लिए तीसरी सीट बहुत ही अहम है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने 3 चेहरे भेजे। उन्हें लग रहा था कि राजस्थान से किसी उम्मीदवार को वो लड़ाएंगे तो हो सकता है यहाँ की जो गुटबाजी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता, तो उनकी सोच अलग है। लेकिन अब स्थानीय का जो मुद्दा है वो कहीं जोर ज्यादा पकड़ रहा है। बीजेपी कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे कांग्रेस और उसके समर्थित विधायक, तो फिर हमारा जो दूसरा वो जीत जाएगा। बहुत आसान नहीं है ये चीजें, लेकिन अब बाड़ेबंदी करनी ही पड़ेगी। नहीं, लेकिन विप भी जारी होंगे। देखिए बाबूलाल, विप भी जारी होंगे। अमूमन आजकल जो ट्रेडिशन चल पड़ा है विप जारी कर
अपने वोटों को सुनिश्चित करने का, वो भी जारी होंगे। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखने आरएलपी क्या करती है, क्योंकि आरएलपी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, इतना तो तय है। जाना तो उनको बीजेपी के साथ भी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्दलीय होगा तो हम फिर डिसाइड करेंगे। अब निर्दलीय है, अब आरएलपी क्या निर्णय लेती है, क्या उस निर्दलीय का समर्थन करें या फिर वो निर्णय लेती है कि नहीं हमें मतदान ही नहीं करना, जैसे माकपा नहीं करेगी, माकपा अनाउंस कर रही है हम नहीं करेंगे। हो सकता है उस तरह का कदम उठाए। जी देखिए, आरएलपी ने भरोसा दिया है, तब कहीं जाकर मीडिया समूह के मालिक ने नामांकन दाखिल किया है, क्योंकि वो साथ में आते हैं तो ही उनका कहीं कोई गणित बन सकता है। क्योंकि इनको संभावना लग रही है कि निर्दलीय कहीं ना कहीं इनके संपर्क में रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई बात बनती हुई दिख रही है। आरएलपी के पास 3 विधायक हैं और 3 विधायकों का समर्थन होना इस वक्त बहुत बड़ी बात है। पहले ही जो है हनुमान बेनीवाल कह चुके थे कि हम बीजेपी और कांग्रेस के सिंबल पर वोट नहीं करेंगे। तो अब जब निर्दलीय के तौर पर मीडिया समूह के मालिक ने पर्चा दाखिल किया, तो इसका मतलब ये कि अंदर खाने बात बनती हुई दिख रही है उनकी। आरएलपी ने उनको समर्थन देने का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है, हालांकि कोई अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो दिल्ली के सूत्र हैं वो भी यही बता रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल क्योंकि बीजेपी के समर्थन से ही नागौर के सांसद चुने गए थे, बीजेपी ने उनको जो है चुनाव लड़ाया था, एनडीए का वो हिस्सा बने थे। बाद में भले ही वो अलग हो गए थे कृषि कानूनों का हवाला देते हुए, लेकिन अब वो जो 3 एमएलए हैं वो जो है आरएलपी के, वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट करेंगे। बीटीपी का भी पूरा भरोसा लगता है बीजेपी को कि ये हमारे समर्थित उम्मीदवार को भी वोट कर सकते हैं। और बाकी के जो निर्दलीय हैं जो कि बीजेपी की विचारधारा के, इनमें सुरेश टांक किशनगढ़ के विधायक हैं, शायद उनसे भी बात बनती हुई दिख रही है। एक विधायक का नाम ओम प्रकाश हुड्डा जो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं पहले, शायद उनसे भी संपर्क करने की पूरी कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से। खुशवीर जोजावर जो कि मारवाड़ जंक्शन के विधायक हैं, उन पर भी पार्टी डोरे डाल रही है। बरोड के विधायक बलजीत यादव, उनसे भी संपर्क साधा गया है। और भी बहुत सारे विधायक हैं, कांति मीणा हैं, और भी कई नाम हो सकते हैं जिनसे संपर्क साध करके बीजेपी अपनी दूसरी सीट को फतह करने की कोशिश करेगी। अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाता है तो उनके पक्ष में ये बात जाती है कि उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए महज एक्स्ट्रा 11 कदम चलने की जरूरत है, जबकि वहीं कांग्रेस को एक्स्ट्रा 15 कदम चलने होंगे। अगर बीटीपी छिटकी या कुछ चेहरे छिटके तो उनकी तैयारियों को, उनकी सारी रणनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका रहने वाला है। अब सवाल ये बनता है कि कांग्रेस ने अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया है कि 3 में से उनका प्रेफरेंस 1, 2 और 3 क्या है। मतलब वो तीसरी सीट जो वो एक्स्ट्रा के रूप में अपने पाले में चाहते हैं, अभी तक पता नहीं चला कि उस तीसरी सीट वाला चेहरा कौन सा है। जी देखिए, 2 जो रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक हैं वो पहली दूसरी वरीयता पर रहेंगे, तीसरी वरीयता प्रमोद तिवारी को मिलना तय है। तो ऐसे में जो मुकाबला है वो रोचक तो होगा ही, क्योंकि 11 उम्मीदवार लाने हैं और ऐसा कोई आसान तो 11 जो सदस्य विधायक जो लाने हैं बीजेपी को, तो वो आसान नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है। और तभी तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है कल से यहाँ जयपुर में जमे हुए हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। अरुण सिंह आ गए हैं और अरुण सिंह के चेहरे के भाव बता रहे थे कि शायद बीजेपी को यकीन है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव जिता लेगी। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला तो शुरू हो गया है। और ऐसी सूरत में अब अशोक गहलोत की जो इंटेलिजेंस है वो कितना काम कर पाएगी, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास तो यही बोल के गए हैं कि अशोक गहलोत की जादूगरी देखने को मिलेगी और उम्मीद से कहीं ज़्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलने वाले हैं। तो आकलन अटकलें लगती रहेंगी। अब बाड़ाबंदी जो है कब से शुरू होगी या शाम तक पता लग जाएगा, लेकिन हर विधायक पर जो इस वक्त महत्वपूर्ण है 10 जून तक, उस पर निगाहें कड़ी होंगी, कड़ा पहरा हो जाएगा एक तरह से। बीजेपी भी अपने विधायकों को खुला छोड़ने वाली। सबसे बड़ा डर बाबूलाल जो रहता है राज्यसभा चुनावों में या इस तरह के हालात में, वो होता है क्रॉस वोटिंग का। और दोनों ही दल अपने अपने समय में इससे फूके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कभी इसकी आंच का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हालिया भी बात करें तो पिछली बार भी कुछ दिग्गजों के सर तो घूम गए थे। जी, बड़े बड़े दिग्गजों के सर घूम जाते हैं। बहुत चीज़ें होती है, इसमें प्रभाव होता है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपको अपना ईमान डिगा देने के लिए मजबूर कर देती है विधायकों को। तो बहुत कुछ चल तो रहा है, यानी कि जब वोट देते जाते वक्त तक जो है ना आखिरी निगाह आपको रखनी पड़ती है। पार्टी व्हिप का भी लोग जो है उल्लंघन कर देते हैं,
अपना पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, जो तय नियम है, जो प्रशिक्षण दिया हुआ है उसको उस वक्त भूल जाते हैं। तो उसके पीछे की जो वजह आप सब चीज़ें जानते होंगे, समझते होंगे, जनता सब जानती है कि जो खेला होता है वो क्यों होता है और किस लिए होता है, ये सब चीज़ें जानती है। राज्यसभा के चुनाव में होता रहा, हरियाणा में पिछली मरतबा देखा होगा आपने कि किस तरह से वहाँ पर वोट पड़े थे, और ये जो मीडिया समूह के मालिक हैं इनके वक्त ही सारी चीज़ें वहाँ पर सामने आई थी। तो यहाँ पर इन चीज़ों से आप इनकार नहीं कर सकते। आप अपने कुनबे को संभाल कर कितना रख सकते हैं, थोड़ी सी भी ढील दे दी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पार्टी का आलाकमान है कांग्रेस का, वो यकीन कर रहा है कि अशोक गहलोत तीनों सीटें जिताने में यानी कि उनकी महारत है, वो जिता देंगे, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर तीसरी सीट नहीं जीती तो फिर मुश्किल हो जाएगी और उनके नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानकर यही चल रही है कि जिस तरह से अब तक 3.5 साल में अशोक गहलोत ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए गुलाब चंद कटारिया सामने से निकल गए हैं, वो सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन अभी जो है, अब कुनबे की संभाल, कुनबे की खोज चालू हो रही कि कौन सा विधायक जो है उनकी पहुंच से दूर हो रहा है, कौन सा जो निर्दलीय विधायक जो अब तक साथ था वो एक बात तो माननी पड़ेगी बाबूलाल, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने आज जो प्रस्तावकों के जरिए अपने उम्मीदवारों का नामांकन करवाया, और जिन जिन चेहरों से जिनका नामांकन करवाया गया, वो अपने आप में एक छोटे मोटे शक्ति प्रदर्शन या एकजुटता की तस्वीर वाला रहा है। और तमाम गिले शिकवे भी यहाँ पर दूर होते दिखाई दिए हैं। घनश्याम तिवारी और वसुंधरा राजे जो हैं धुर विरोधी रहे। 2013 से 18 तक घनश्याम तिवारी की अदावत वसुंधरा राजे से सुर्खियों का हिस्सा रही। रोजाना वो जितना नाक में दम विपक्ष नहीं करता था, अकेले घनश्याम तिवारी पैदा करते थे उनके लिए मुश्किलें सरकार के लिए, और मुखर होकर के बोलते थे, और हार तक करके पार्टी छोड़ करके गए थे। नई पार्टी भी बनाई थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे, कांग्रेस में भी गए थे, लेकिन आखिरकार अपने घर लौट आए, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा था। उन्होंने यातनाएं बहुत झेली थी इमरजेंसी में। तो पार्टी को लगा कि जिस स्वयं सेवक ने पार्टी को इतना कुछ दिया है, उस दौर में जब पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं होता था, उस जमाने में जब बीजेपी स्थापित हुई थी, तब 1980 में वो विधायक चुन करके आ गए थे सीकर से। दूसरा चुनाव भी सीकर से उन्होंने जीता था और राष्ट्रीय अधिवेशन कराया था उस वक्त बीजेपी का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। और सीकर में जो उन्होंने काम किया था उसके चर्चे राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे थे कि घनश्याम तिवारी ने बहुत बेहतर काम किया, उनका संघर्ष जो है उसको सब सैल्यूट करते हैं। तो वो जो चीज़ें थी, गड्ढा रोड का आंदोलन हो चाहे कार सेवा का आंदोलन हो, घनश्याम तिवारी पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे। उनका संघर्ष जो है वो उनके लिए मददगार बना जब उनका मुश्किल वक्त आया, और जब वो कहीं के नहीं रहे थे एक दौर में, तो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को याद आई कि अब उन्हें जो है वापस लाना चाहिए, उनका सम्मान बहाल होना चाहिए। गलतियाँ होती रही, उमा भारती से भी हुई थी, दूसरे बड़े नेताओं से भी हुई थी, और कल्याण सिंह ने भी ऐसा ही किया था, अपनी पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी में चले गए थे। लेकिन जब उनको आप ला सकते हैं तो घनश्याम तिवारी को भी लाया गया, और 1.5 साल हुआ है घनश्याम तिवारी को सामने लाना एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल फैसला रहा है आला कमान का। साफ संदेश है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। आप एकजुटता या तो मन महसूस कर अपना लो और या फिर दिल से अपना लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी देखिए, बहुत मजबूरियां हैं, जो राजनीति है बहुत सिखाती है। यानी जब जो सत्ता होती है वो अंधी होती है, उस वक्त सब लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मैं हमेशा सत्ता में रहने वाला हूं। ऐसा होता नहीं है, हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, और बीजेपी में भी आप देख ही रहे हैं, अब नेतृत्व बदले हैं तो सोच बदल गई है पार्टी की, और वक्त के साथ बीजेपी बहुत कुछ नई चीज़ें जो है अडॉप्ट कर रही हैं। तो घनश्याम तिवारी का जो आना है वो ये साबित करता है कि अगर आपने संघर्ष किया है, अगर आपने कुर्बानियां दी है, तो पार्टी आपको जरूर गले लगाएगी, आपकी गलतियों को माफ़ जरूर करेगी। तो उनको माफ़ी भी मिली और सम्मान भी मिला और इनाम भी मिल गया साथ में। इसलिए अब वसुंधरा राजे उनको चाहें या ना चाहें, लेकिन आज उनकी मजबूरी है कि उनको जो है सम्मान भी देना पड़ रहा है। घनश्याम तिवारी ने भी पुरानी चीज़ों को भुला दिया है। राजनीति में ऐसा होता है, जब नेता आपस में लड़ते हैं फिर गले मिल लेते हैं और फिर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों की बीजेपी कैसी होगी, कौन उसमें नेतृत्व करेगा, उसमें पूरी की पूरी बात जो है दिल्ली की चलने वाली है। यानी कि पार्टी का आलाकमान बहुत मजबूत है इस वक्त, और वो
जो सोचेगा वही करने वाला है। जो नेतृत्व की लड़ाई है, नहीं, दरअसल मैं उसको उसी उसने बात पर थामने आ की रहा हूं। अगर आप कोशिश की है देखेंगे कि घनश्याम अगले तिवारी। चुनावों में आपकी पार्टी का चेहरा कौन होगा के सवाल का एक जो जवाब बीजेपी ने दिया है कि भाई चेहरा तो कमल का फूल ही होगा और मोदी ही होंगे। तो एक तरह से राज्यसभा में भी जो उम्मीदवार उतारा गया है वो यही बताया गया है कि ये कमल का फूल ही है और ये मोदी ही है, और यही मैसेज ग्रास रूट तक दिया गया। और इसीलिए आज हमने देखा कि जो प्रस्तावक बने या जिनको प्रस्तावक बनवाया गया वो भी काफी एक स्ट्रेटेजिकल मूव था। और इसीलिए मैंने कहा कि नामांकन पत्र भरने को ही एक छोटे मोटे एकजुटता का प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन आप कह लें, वही बनाकर रखा गया। जी बिल्कुल, चुनाव भले ही राज्यसभा के हो रहे हैं लेकिन इसमें अगले विधानसभा चुनाव की झलक भी आपको दिखाई पड़ रही है। Exactly. और देखिए जो तस्वीरें निकल करके आई उनसे ये सब चीज़ें साफ होती हुई दिख रही हैं कि पार्टी का जो आलाकमान है अब बहुत कुछ डिसाइड कर चुका है। उसने जिन पे भरोसा किया अब उनके साथ आपको रहना ही पड़ेगा। आपको अपने नेताओं को इग्नोर करके आप नहीं चल सकते। भले ही आप के जिताए हुए विधायक आपके साथ हो सकते हैं, आपके पुराने जो संगठन के जो लोग हैं वो आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया आप उसको नहीं माने। मतलब यही है कि अब जो है चेहरा कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। अगले चुनाव में पीएम मोदी चेहरा होने वाले हैं। अमित शाह भी यही बोल के गए थे और अभी जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक हुई थी उसी में भी यही संकेत साफ साफ तौर पर दे दिए गए थे। तो माना यही जा रहा है कि गुटबाजी इससे कम होगी और जो विरोधी धड़ा है, जो संतुष्ट धड़ा है, शायद वो कुछ और प्लानिंग करेगा। उसे नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। वो अपनी दावेदारी छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि उनके साथ भी एक बड़ा समर्थक वर्ग मौजूद है, उनके जिताए हुए विधायक भी उनके साथ में हैं। लेकिन कितने लोग कब तक टिकेंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर वो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व के साथ चलते हैं तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं चलेंगे तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर भी अपनी ओर से रणनीति बना करके कुछ सोच विचार जरूर कर रहा होगा। लेकिन फिलहाल आज घनश्याम तिवारी जो हैं वो बहुत खुश हैं और उन्होंने यही कहा कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है हमारा, उसने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद रखा। प्रदेश नेतृत्व का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वसुंधरा राजे का भी आभार जताया कि उन्होंने प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए उनके नामांकन पत्र पर। तो उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और यही कहा कि जो भी होगा बहुत अच्छा होने वाला पार्टी के लिए। और पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं, खासतौर से उनके तो आ ही गए हैं। और अब जो आने वाले दिनों की जो बीजेपी है उसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें सारे के सारे फैसले लग यही रहा कि पार्टी आला कमान के होंगे। ठीक है, अगर मैं उस एक्स्ट्रा सीट के लिहाज से बात करूं तो किसके लिए ज्यादा मायने रखता है उनके भविष्य को लेकर, ये सवाल देखिए मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर कांग्रेस 3-1 की स्थिति बनाती है तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले की स्थिति है। लेकिन अगर बीजेपी 2-2 की स्थिति बना ले जाती है तो कांग्रेस नंबर के हिसाब से तो अपनी 2 सीट पक्के तरीके से जीत रही है, लेकिन उनकी जीत का मजा बेमजा हो जाना है क्योंकि वो एक तो प्रदेश में सत्ता में भी है और दूसरा बहुत सारा मैसेज लोगों के बीच में जाता है जो कि सियासत के जरिए उससे भी इमेज बनती बिगड़ती है। तो किसके लिए वो एक्स्ट्रा सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है? जी, अशोक गहलोत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तीसरी सीट जीतना, क्योंकि पार्टी के आलाकमान के भेजे हुए उम्मीदवार हैं। राजस्थान का कोई उम्मीदवार इसमें है नहीं और राजनीतिक उठापटक का दौर अभी भी नहीं थमा है। जो आपका विरोधी धड़ा है वो रोज़ मांग करता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना चाहिए। तो ऐसी सूरत में अशोक गहलोत की ये अग्नि परीक्षा है, लेकिन वो हर बार जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो वो अपनी महारत का लोहा मनवाते हैं और तो उससे जितनी भी चुनौतियां उससे पार पा लेते हैं। लेकिन असली अग्नि परीक्षा है अशोक गहलोत की ये वाली, क्योंकि जो उम्मीदवार आया है वो बहुत कुछ तय करके आया होगा, बहुत कुछ सोच समझ के आया होगा और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया कि निर्दलीय को समर्थन देकर हमें अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलों में इजाफा करना है। तो फिर बहुत कुछ चीज़ें आपको बदलती हुई दिखेंगी आने वाले दिनों में। अगर तीनों सीटें जीत जाते हैं अशोक गहलोत तो फिर उनके सामने कोई संकट नहीं है और उनके जो विरोधी हैं वो पस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर वो तीसरी सीट हारते हैं, कांग्रेस पार्टी हार जाती है, तो फिर वो विरोधियों के निशाने पर आ जाएंगे और पार्टी का आलाकमान जो है वो उनसे ज़रूर नाराज़ होगा। अशोक गहलोत की कोशिश यही होगी कि एक भी वोट ना टूटे। जितने लोग उनके साथ में बाड़ेबंदी में थे जब उठापटक का दौर चला, जैसलमेर से लेकर जयपुर के होटलों तक, वो तमाम लोग साथ रहें। तो उनमें ये कुव्वत है, वो आखिर तक ये कोशिश करेंगे कि एक भी वोट नहीं छिटकना चाहिए। उल्टा वो सेंध मारने की कोशिश भी करेंगे कि बीजेपी के वो नाराज लोग कौन हैं जिनको
अपने खेमे में लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग आए अगर, और जो है कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, कहीं जो है आपको ह्यूमन एरर से जो है दूसरे पैन की शाई से जो है आप वोट कास्ट करते दिखें, तो अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और अशोक गहलोत तीनों सीटें जीतते हैं तो फिर उनके लिए उनकी जो बादशाहत है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और पार्टी का आलाकमान जो है कभी नहीं सोच पाएगा कि अशोक गहलोत के मुकाबले अभी भी कोई है नहीं, दिखता नहीं है। लेकिन चुनौतियां इस वक्त है क्योंकि विरोधी धड़ा लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है। रोज मुख्यमंत्री बदलने की बातें यहाँ पर होती रही हैं, लेकिन अशोक गहलोत जो है उनके लिए इस वक्त तो चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। बीजेपी ने जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा करके और उनकी परेशानी बढ़ाने की कोशिश की है। आने वाले जो 10 दिन है बहुत क्रूशियल है राजस्थान की राजनीति के लिहाज से कि बीजेपी आखिर किस तरह से उन लोगों को ठीक है बाबूलाल, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।